बैंकिंग अवेयरनेस एपिसोड 18। डोरस्टेप बैंकिंग, बैंक आपके द्वार, लेकिन सुविधा कितनी दूर। कल्पना कीजिए, एक सीनियर सिटीजन बैंक की शाखा में प्रवेश करता है। सामने बहुत सारे काउंटर्स हैं। शाखा में काफी भीड़ है। हर काउंटर पर कस्टमर्स अपनी अपनी समस्या लेकर खड़े हैं। वह इधर उधर देखता है। मेरी मदद कौन करेगा? मेरा काम किस काउंटर पर होगा? वह एक काउंटर पर पूछता है, उसे दूसरे काउंटर पर भेज दिया जाता है। वहां पूछता है तो तीसरे काउंटर की ओर रेफर कर दिया जाता है। वह ब्रांच मैनेजर के कैबिन की तरफ देखता है, लेकिन मैनेजर उस समय उपलब्ध नहीं है। लगभग आधे घंटे तक इधर उधर पूछने और भीड़ में खड़े रहने के बाद वह थककर एक कुर्सी पर बैठ जाता है और सोचता है, थोड़ी भीड़ कम हो जाए, फिर पूछता हूँ। क्या ऐसी स्थिति आपको किसी बैंक शाखा में दिखाई दे सकती है? अब जरा सोचिए, जब बैंकिंग की कुछ सेवाएं ग्राहक के घर तक पहुँच सकती हैं, तो हमारे सीनियर सिटीजन्स को आज भी छोटी छोटी बैंकिंग रिक्वायरमेंट्स के लिए ब्रांच की भीड़ में क्यों खड़ा होना पड़ता है? इसी सवाल का जवाब है डोरस्टेप बैंकिंग। आज के एपिसोड में क्या जानेंगे? नमस्कार। आज हम केवल यह नहीं बताएंगे कि डोरस्टेप बैंकिंग क्या है। हम जानेंगे डोरस्टेप बैंकिंग की जरूरत क्यों पड़ी, यह व्यवस्था कब शुरू हुई, इसमें कौन कौन सी सर्विसेज मिल सकती हैं, कौन इसका लाभ उठा सकता है, इसे बुक कैसे किया जाता है, घर आने वाले बैंकिंग एजेंट की पहचान कैसे करें, चार्जेस और सर्विस एरिया को कैसे समझें, पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स की व्यवस्था में क्या अंतर है, और सबसे महत्वपूर्ण, क्या डोरस्टेप बैंकिंग वास्तव में उन कस्टमर्स तक पहुंच रही है जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है? डोरस्टेप बैंकिंग क्या है? बहुत आसान भाषा में समझिए। डोरस्टेप बैंकिंग यानी बैंक की निर्धारित बैंकिंग सर्विसेज को कस्टमर के घर या निर्धारित स्थान तक उपलब्ध कराने की व्यवस्था। इसका मतलब यह नहीं है कि बैंक की पूरी ब्रांच आपके घर आ जाएगी, बल्कि बैंक द्वारा निर्धारित कुछ सर्विसेज ही डोरस्टेप बैंकिंग के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं। यानी कस्टमर को हर छोटी बैंकिंग रिक्वायरमेंट के लिए हमेशा ब्रांच तक जाना जरूरी नहीं। लेकिन कौन सी सर्विस उपलब्ध होगी, किस कस्टमर को मिलेगी, कितनी दूरी तक मिलेगी और उसका चार्ज क्या होगा, यह संबंधित बैंक और सर्विस की पॉलिसी पर निर्भर कर सकता है। डोरस्टेप बैंकिंग की जरूरत क्यों पड़ी? अब सवाल है, आखिर डोरस्टेप बैंकिंग की जरूरत ही क्यों पड़ी? सबसे पहले हमारे सीनियर सिटीजन्स को देखिए। उम्र बढ़ने के साथ ब्रांच तक पहुंचना, लंबी लाइन में खड़ा होना, एक काउंटर से दूसरे काउंटर जाना, डॉक्यूमेंट संभालना, कई लोगों के लिए यह आसान नहीं होता। दूसरी तरफ है हमारे दिव्यांग कस्टमर्स या वे लोग जिन्हें चलने फिरने में कठिनाई है। उनके लिए ब्रांच विजिट स्वयं एक चुनौती हो सकती है। इसके अलावा ऐसे कस्टमर्स भी हैं जिनके लिए ब्रांच तक बार बार जाना समय, दूरी या दूसरी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज के कारण कठिन है। और फिर आया कोविड-19 का दौर। 2020 में विशेष रूप से वल्नरेबल कस्टमर्स के लिए घर तक बैंकिंग सर्विसेज पहुंचाने की आवश्यकता और अधिक स्पष्ट हुई। इसी बैकग्राउंड में पब्लिक सेक्टर बैंक्स के साझा फ्रेमवर्क PSB अलायंस के माध्यम से डोरस्टेप बैंकिंग को व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ाया गया। 9 सितंबर 2020 को डोरस्टेप बैंकिंग सर्विसेज का फॉर्मल लॉन्च किया गया। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात समझिए, डोरस्टेप बैंकिंग की सोच 2020 से अचानक पैदा नहीं हुई थी। RBI इससे पहले भी सीनियर सिटीजन्स और डिफरेंटली एबल्ड इन्फर्म कस्टमर्स के लिए बेसिक बैंकिंग फैसिलिटीज को अधिक एक्सेसिबल बनाने की दिशा में गाइडलाइंस जारी कर चुका था। यानी
2020 में एक व्यवस्थित DSP प्लेटफॉर्म सामने आया, लेकिन कस्टमर एक्सेसिबिलिटी की सोच उससे पहले से मौजूद थी। डोरस्टेप बैंकिंग में कौन कौन सी सर्विसेज हो सकती हैं? अब आते हैं सबसे उपयोगी हिस्से पर। डोरस्टेप बैंकिंग में सर्विसेज को ब्रॉडली अलग अलग कैटेगरीज में समझा जा सकता है। पहली, फाइनेंशियल सर्विसेज, जहां निर्धारित बैंकिंग ट्रांजैक्शंस की सुविधा उपलब्ध हो सकती है। दूसरी, नॉन फाइनेंशियल सर्विसेज, ऐसी सेवाएं जिनमें कैश ट्रांजैक्शन आवश्यक नहीं होता, लेकिन कस्टमर को ब्रांच विजिट से राहत मिल सकती है। तीसरी, डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, विशेष रूप से पेंशनर्स और एलिजिबल सीनियर सिटीजन्स के लिए यह बहुत उपयोगी सुविधा हो सकती है। चौथी, नॉमिनेशन सर्विसेज, कुछ परिस्थितियों में नॉमिनेशन से संबंधित सर्विस भी डोरस्टेप चैनल के माध्यम से उपलब्ध हो सकती है। पांचवी, फंड ट्रांसफर, जहां संबंधित बैंक प्लेटफॉर्म की व्यवस्था में यह सर्विस उपलब्ध हो। इसके अलावा RBI के निर्देशों और बैंक स्पेसिफिक अरेंजमेंट्स के अनुसार कैश इंस्ट्रूमेंट पिकअप, कैश डिलीवरी, डिमांड ड्राफ्ट डिलीवरी, KYC डॉक्यूमेंट्स और लाइफ सर्टिफिकेट जैसी सेवाएं भी निर्धारित कंडीशंस के साथ उपलब्ध हो सकती हैं। लेकिन यहाँ एक बात बहुत स्पष्ट है, डोरस्टेप बैंकिंग का अर्थ यह नहीं कि हर कस्टमर को हर बैंकिंग सर्विस घर बैठे मिल जाएगी। सर्विस की अवेलेबिलिटी, एलिजिबिलिटी और कंडीशंस बैंक के अनुसार अलग हो सकती हैं। किन कस्टमर्स के लिए यह सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है? सबसे पहले, सीनियर सिटीजन्स, फिर दिव्यांग और डिफरेंटली एबल्ड कस्टमर्स, और वे लोग जिन्हें मोबिलिटी या दूसरी प्रैक्टिकल डिफिकल्टीज के कारण ब्रांच जाना कठिन होता है। विशेष रूप से 70 वर्ष से अधिक आयु के सीनियर सिटीजन्स के लिए RBI ने बेसिक बैंकिंग फैसिलिटीज को घर तक उपलब्ध कराने की दिशा में बैंक्स को निर्देश दिए हैं। यहाँ हमारा उद्देश्य केवल एक सुविधा बताना नहीं है, हम एक बड़ा सवाल पूछना चाहते हैं। भारत में सीनियर सिटीजन्स की संख्या बहुत बड़ी है, तो फिर क्या इन कस्टमर्स को डोरस्टेप बैंकिंग के बारे में पर्याप्त जानकारी है? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या उपलब्ध सुविधा वास्तव में जरूरतमंद कस्टमर तक पहुंच रही है? पॉलिसी और ग्राउंड रियलिटी, यहीं से डोरस्टेप बैंकिंग की असली कहानी शुरू होती है। गाइडलाइंस जारी होना एक बात है, कस्टमर तक सुविधा का प्रभावी रूप से पहुंचना दूसरी बात है। आज भी कई बैंक ब्रांचेस में सीनियर सिटीजन्स को लंबी क्यूज में खड़ा देखा जा सकता है। किसी को चेक जमा करना है, किसी को लाइफ सर्टिफिकेट से संबंधित काम है, किसी को छोटी सी बैंकिंग रिक्वायरमेंट के लिए ब्रांच में आना पड़ा है। वह काउंटर खोज रहा है, किसी से पूछ रहा है, कभी एक काउंटर से दूसरे काउंटर भेजा जा रहा है, और कई बार उसे काफी समय लग जाता है। तो सवाल यह नहीं है कि DSP की गाइडलाइन है या नहीं, सवाल यह है, क्या कस्टमर को DSP के बारे में बताया जा रहा है? क्या एलिजिबल कस्टमर को प्रोएक्टिवली इसकी जानकारी दी जा रही है? क्या ब्रांच लेवल पर उसे बताया जाता है कि आपको यह काम करने के लिए हर बार ब्रांच आने की आवश्यकता नहीं हो सकती? यही अवेयरनेस गैप है। डोरस्टेप बैंकिंग कैसे बुक होती है? अब बहुत प्रैक्टिकल जानकारी। यदि आपके बैंक में DSP सर्विस उपलब्ध है, तो सामान्यतः बुकिंग ऑफिशियल चैनल से करनी चाहिए। PSB अलायंस की व्यवस्था में डोरस्टेप बैंकिंग को मोबाइल ऐप, वेब पोर्टल या डेजिग्नेटेड कॉल सेंटर के माध्यम से बुक किया जा सकता है। उदाहरण के लिए ऑफिशियल DSP सपोर्ट के लिए 9152220220 नंबर उपलब्ध है। लेकिन यहाँ एक गोल्डन रूल, किसी व्हाट्सएप मैसेज, रैंडम गूगल नंबर या अनजान व्यक्ति से मिला नंबर देखकर DSP रिक्वेस्ट न करें।
हमेशा अपने बैंक या ऑफिशियल डीएसबी प्लेटफॉर्म से नंबर वेरीफाई करें। बुकिंग के बाद क्या होता है? मान लीजिए आपने डोरस्टेप बैंकिंग सर्विस बुक कर दी। अब प्रोसेस समझिए। पहला कदम, आपकी सर्विस रिक्वेस्ट रजिस्टर होती है। दूसरा, ऑथराइज्ड एजेंट सर्विस रिप्रेजेंटेटिव असाइन किया जा सकता है। तीसरा, आपको एजेंट से संबंधित आइडेंटिफिकेशन इंफॉर्मेशन मिल सकती है। कुछ डीएसबी अरेंजमेंट्स में एजेंट का नाम और फोटोग्राफ उपलब्ध कराया जाता है और कस्टमर एजेंट से आईडी कार्ड भी मांग सकता है। चौथा, सर्विस के लिए ऑथेंटिकेशन वेरिफिकेशन कोड की व्यवस्था हो सकती है, यानी केवल यह देखकर कि कोई व्यक्ति कह रहा है, मैं बैंक से आया हूँ, आप उसे अपना डॉक्यूमेंट या कैश नहीं सौंप देंगे। पहले वेरीफाई करें। एसवीसी बटा ऑथेंटिकेशन कोड को समझिए। डोरस्टेप बैंकिंग में सर्विस वेरिफिकेशन के लिए वन टाइम ऑथेंटिकेशन कोड की व्यवस्था हो सकती है। इसका उद्देश्य है कि सर्विस सही कस्टमर और सही सर्विस रिक्वेस्ट से जुड़ी रहे। इसलिए कोड किसे देना है? केवल वेरिफाइड ऑथराइज्ड एजेंट को, और वह भी संबंधित सर्विस प्रोसेस के दौरान। और ध्यान रखें, यह ओटीपी, पिन या बैंकिंग पासवर्ड नहीं है। आपके बैंकिंग क्रेडेंशियल्स अलग और कॉन्फिडेंशियल हैं। पिन, पासवर्ड, ओटीपी, सीवीवी किसी डोरस्टेप एजेंट को नहीं देना है। डॉक्यूमेंट्स या इंस्ट्रूमेंट्स देते समय क्या सावधानी रखें? मान लीजिए आपने चेक या कोई बैंकिंग इंस्ट्रूमेंट जमा करना है, उसे प्रोसेस के अनुसार तैयार करें। जहां एप्लीकेबल हो, इंस्ट्रूमेंट को पेन स्लिप के साथ सील्ड एनवलप में देने की व्यवस्था हो सकती है। एजेंट कलेक्शन के बाद ट्रांजैक्शन सर्विस स्टेटस सिस्टम में अपडेट कर सकता है और कस्टमर को एसएमएस या डिजिटल नोटिफिकेशन के माध्यम से आगे की स्थिति की जानकारी मिल सकती है। इसका मतलब है, मैंने डॉक्यूमेंट दे दिया, अब वह कहाँ गया? इसका भी एक डॉक्यूमेंटेड प्रोसेस होना चाहिए। और कस्टमर को एक्नॉलेजमेंट रिसीप्ट जरूर लेना चाहिए। क्या डोरस्टेप बैंकिंग फ्री है? यह भी एक कॉमन मिसकंसेप्शन है। हर डोरस्टेप बैंकिंग सर्विस फ्री हो, यह जरूरी नहीं है। चार्जेस सर्विस और बैंक प्लेटफॉर्म की पॉलिसी के अनुसार हो सकते हैं, इसलिए बुकिंग से पहले पूछें, सर्विस चार्ज कितना है? जीएसटी या अन्य एप्लीकेबल चार्जेस है या नहीं? कौन सी सर्विस पर चार्ज लगेगा? और क्या कोई सर्विस स्पेसिफिक कंडीशन है? किसी एक बैंक का चार्ज पूरे बैंकिंग इंडस्ट्री पर लागू नहीं होता। क्या हर कस्टमर को डीएसबी मिल सकती है? नहीं, ऐसा मान लेना सही नहीं होगा। एलिजिबिलिटी बैंक और सर्विस की पॉलिसी पर निर्भर कर सकती है। कुछ अकाउंट कैटेगरीज या कस्टमर टाइप्स के लिए रिस्ट्रिक्शंस हो सकती हैं। इसीलिए यह कहना कि हर बैंक में हर अकाउंट को डीएसबी मिलती है, सही नहीं होगा। सही तरीका है, अपने बैंक से एलिजिबिलिटी और अवेलेबल सर्विसेज की पुष्टि करें और यह भी देखें कि आपका एड्रेस सर्विसेबल एरिया में आता है या नहीं। कुछ बैंक्स प्लेटफॉर्म्स में जियोग्राफिकल कवरेज या नियर बाय ब्रांच एजेंट अवेलेबिलिटी की शर्त हो सकती है। इसलिए 3 किलोमीटर या 5 किलोमीटर जैसी किसी एक फिक्स्ड दूरी को यूनिवर्सल डीएसपी रूल नहीं मानना चाहिए। 12. पब्लिक सेक्टर बैंक्स और प्राइवेट बैंक्स। अब एक और महत्वपूर्ण सवाल, क्या केवल पब्लिक सेक्टर बैंक्स ही डोरस्टेप बैंकिंग देते हैं? नहीं, प्राइवेट बैंक्स भी अपने कस्टमर्स को डोरस्टेप बैंकिंग या डोरस्टेप बेस्ड सर्विसेज उपलब्ध करा सकते हैं, लेकिन दोनों की व्यवस्था समान नहीं होती। पब्लिक सेक्टर बैंक्स पीएसबी अलायंस के साझा डोरस्टेप बैंकिंग फ्रेमवर्क के माध्यम से पार्टिसिपेटिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स के लिए कॉमन प्लेटफॉर्म व्यवस्था विकसित की गई। प्राइवेट बैंक्स अपनी इंडिविजुअल पॉलिसीज,
सर्विस अरेंजमेंट्स और ऑथराइज्ड सर्विस प्रोवाइडर्स के माध्यम से ऐसी सुविधाएं दे सकते हैं। कुछ प्राइवेट बैंक्स अपने हाई वैल्यू या रिलेशनशिप बेस्ड कस्टमर्स को घर या ऑफिस पर कई प्रकार की बैंकिंग सर्विसेज भी उपलब्ध कराते हैं, लेकिन इसे हर प्राइवेट बैंक की यूनिवर्सल पॉलिसी नहीं माना जा सकता। बैंक का बिजनेस मॉडल, कस्टमर रिलेशनशिप, लोकेशन और सर्विस अरेंजमेंट अलग अलग हो सकता है। फिर डीएसपी आम कस्टमर में पॉपुलर क्यों नहीं हुई? यह सबसे महत्वपूर्ण सवालों में से एक है। अगर सुविधा है, अगर गाइडलाइंस हैं, अगर टेक्नोलॉजी है, तो फिर ब्रांच में सीनियर सिटीजन्स की लंबी कतारें क्यों दिखाई देती हैं? इसके कई कारण हो सकते हैं। पहला, अवेयरनेस गैप। कस्टमर को पता ही नहीं कि उसके बैंक में डीएसपी उपलब्ध है। दूसरा, कम्युनिकेशन गैप। कई बार बैंक और कस्टमर के बीच इंफॉर्मेशन इफेक्टिवली नहीं पहुंचती। तीसरा, ऑपरेशनल चैलेंज। डोरस्टेप सर्विस के लिए मैन पावर, लॉजिस्टिक्स, सिक्योरिटी और सर्विस डिलीवरी व्यवस्था चाहिए। चौथा, जियोग्राफिकल कवरेज। हर लोकेशन पर समान सर्विस अवेलेबिलिटी होना आसान नहीं है। पांचवा, कस्टमर हैबिट। कई कस्टमर्स वर्षों से ब्रांच जाकर काम करने के आदी हैं। उन्हें यह विश्वास ही नहीं होता कि बैंक की कुछ सर्विसेज घर से भी हो सकती हैं। स्टाफ की चुनौती। बैंकिंग इंडस्ट्री की एक प्रैक्टिकल रियलिटी है। मैन पावर सीमित है और बैंकिंग रिक्वायरमेंट्स बहुत बड़ी हैं। डोरस्टेप बैंकिंग को व्यापक बनाने के लिए केवल गाइडलाइन पर्याप्त नहीं। इसके लिए चाहिए ट्रेन्ड स्टाफ एजेंट्स, टेक्नोलॉजी, लॉजिस्टिक्स, मॉनिटरिंग और प्रॉपर कस्टमर सपोर्ट। इसलिए डीएसपी को लोकप्रिय बनाने की जिम्मेदारी केवल कस्टमर की नहीं है। बैंक को भी कस्टमर अवेयरनेस और इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन पर लगातार काम करना होगा और पॉलिसी लेवल पर भी अवेयरनेस को बढ़ाने की आवश्यकता है। डीएसपी और डिजिटल बैंकिंग में अंतर। एक बात और समझना बहुत जरूरी है। डिजिटल बैंकिंग और डोरस्टेप बैंकिंग एक ही चीज नहीं है। डिजिटल बैंकिंग में कस्टमर मोबाइल इंटरनेट बैंकिंग, एटीएम, डिजिटल चैनल के माध्यम से स्वयं बैंकिंग करता है। डोरस्टेप बैंकिंग में बैंकिंग सर्विस ऑथराइज्ड सर्विस चैनल कस्टमर का डोरस्टेप तक पहुंचती है। इसी तरह बीसीसीएसपी या छोटे बैंकिंग कायोस्क्स भी बैंकिंग एक्सेस के महत्वपूर्ण माध्यम हो सकते हैं, लेकिन उन्हें सीधे डोरस्टेप बैंकिंग कहना सही नहीं होगा। ये अलग अलग चैनल्स हैं जिनका उद्देश्य कस्टमर तक बैंकिंग एक्सेस को आसान बनाना है। 16, सीनियर सिटीजन्स के लिए इसका महत्व। अब वापस उसी सीनियर सिटीजन के पास चलते हैं जिससे हमने एपिसोड शुरू किया था। वह ब्रांच में बैठा है, थका हुआ है, उसे नहीं पता कि किस काउंटर पर जाए। अब कल्पना कीजिए, अगर उसके बैंक की संबंधित सर्विस डोरस्टेप बैंकिंग के माध्यम से उपलब्ध है और वह उसके लिए एलिजिबल है, तो शायद उसे हर छोटी रिक्वायरमेंट के लिए ब्रांच की भीड़ में खड़े होने की जरूरत न पड़े। यही डोरस्टेप बैंकिंग का मूल उद्देश्य है। कन्वीनियंस के साथ एक्सेसिबिलिटी और एक्सेसिबिलिटी के साथ डिग्निटी, क्योंकि बैंकिंग केवल पैसा जमा करने या निकालने का नाम नहीं है। यह कस्टमर के समय, सम्मान और सुविधा का भी विषय है। 17, लेकिन डोरस्टेप बैंकिंग में सुरक्षा सबसे जरूरी है। अब बहुत महत्वपूर्ण बात, अगर कोई व्यक्ति आपके घर आता है और कहता है मैं बैंक से आया हूँ, तो सिर्फ उसकी बात पर भरोसा मत कीजिए। पहले वेरीफाई करें, क्या आपने सर्विस रिक्वेस्ट की थी? क्या एजेंट की आइडेंटिटी ऑफिशियल चैनल से मैच हो रही है? क्या उसके पास वैलिड आईडी है? क्या सर्विस वही है जो आपने बुक की थी? और सबसे महत्वपूर्ण, ओटीपी नहीं।
यूपीआई पिन नहीं, एटीएम पिन नहीं, इंटरनेट बैंकिंग पासवर्ड नहीं, सीवीवी नहीं। डोरस्टेप बैंकिंग का एजेंट बैंकिंग सर्विस के लिए ऑथराइज्ड हो सकता है। इसका मतलब यह नहीं कि उसे आपकी कॉन्फिडेंशियल बैंकिंग क्रेडेंशियल्स जानने का अधिकार मिल गया। डोरस्टेप बैंकिंग का लाभ लेने के लिए केवल सुविधा की जानकारी होना पर्याप्त नहीं, ग्राहक का जागरूक और सतर्क होना भी जरूरी है। विशेषकर सीनियर सिटीजन्स के मामले में, यदि संभव हो तो किसी विश्वसनीय परिवार के सदस्य की उपस्थिति में इस सुविधा का उपयोग करना एक बेहतर सुरक्षा विकल्प हो सकता है। इससे सुविधा के दुरुपयोग और फ्रॉड की संभावना को कम किया जा सकता है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखें, परिवार का सदस्य उपस्थित हो, फिर भी ओटीपी, पिन, पासवर्ड या सीवीवी किसी को नहीं बताना है। 18. कस्टमर को क्या करना चाहिए? याद रखने के लिए 4 शब्द। आस्क, वेरीफाई, रिक्वेस्ट, एक्नॉलेज। आस्क, अपने बैंक से पूछिए, क्या मेरे अकाउंट के लिए डोरस्टेप बैंकिंग अवेलेबल है? वेरीफाई, एलिजिबिलिटी, सर्विस, चार्जेस और सर्विस एरिया वेरीफाई करें। रिक्वेस्ट, केवल ऑफिशियल चैनल से सर्विस रिक्वेस्ट बुक करें। एक्नॉलेज, सर्विस पूरी होने पर रिसीप्ट एक्नॉलेज मेंट जरूर लें और ट्रांजैक्शन सर्विस स्टेटस वेरीफाई करें। बैंक और कस्टमर दोनों की जिम्मेदारी। डोरस्टेप बैंकिंग तभी सफल होगी जब तीनों पक्ष अपनी भूमिका निभाए। गवर्नमेंट बटा रेगुलेटर्स, गाइडलाइंस और अवेयरनेस को मजबूत करें। बैंक्स, एलिजिबल कस्टमर्स को सुविधा की जानकारी दें, इम्प्लीमेंटेशन बेहतर करें और सर्विस एक्सेसिबिलिटी बढ़ाएं। कस्टमर्स, उपलब्ध सुविधा के बारे में पूछें, सही चैनल से रिक्वेस्ट करें और सिक्योरिटी रूल्स का पालन करें। क्योंकि सिर्फ सुविधा बना देना पर्याप्त नहीं है, सुविधा की जानकारी और उसकी वास्तविक पहुंच भी उतनी ही जरूरी है। आज का संदेश। आज हमने जाना कि डोरस्टेप बैंकिंग कोई लक्जरी नहीं है। कई कस्टमर्स के लिए यह वास्तविक आवश्यकता है। विशेष रूप से सीनियर सिटीजन्स और दिव्यांग कस्टमर्स के लिए यह बैंकिंग को अधिक एक्सेसिबल और कन्वीनियंट बनाने का महत्वपूर्ण माध्यम हो सकता है। लेकिन हमें 3 बातें याद रखनी हैं। हर सर्विस डोरस्टेप पर उपलब्ध नहीं होती। हर कस्टमर ऑटोमैटिकली एलिजिबल नहीं होता। और हर डोरस्टेप पर आने वाला व्यक्ति बैंक का ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता। इसलिए जानकारी लीजिए, ऑफिशियल चैनल से वेरीफाई कीजिए, सुरक्षित तरीके से सर्विस लीजिए। अगर आपके घर में कोई सीनियर सिटीजन, दिव्यांग व्यक्ति या ऐसा कस्टमर है जिसके लिए ब्रांच जाना मुश्किल है, तो उसे डोरस्टेप बैंकिंग के बारे में जरूर बताइए। हो सकता है आपकी यह छोटी सी जानकारी उसके लिए ब्रांच की एक लंबी और थकाऊ यात्रा बचा दे। अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और सब्सक्राइब करें, ताकि बैंकिंग अवेयरनेस की ऐसी प्रैक्टिकल जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। और याद रखिए, बैंकिंग की सुविधा आपके दरवाजे तक आ सकती है, लेकिन जागरूकता का दरवाजा आपको खुद खोलना होगा। जागरूक बनें, सुरक्षित रहें, स्मार्ट बैंकिंग अपनाएं। डोरस्टेप बैंकिंग पर यह हमारा एक विस्तृत जानकारी वाला वीडियो है। केवल एपिसोड बनाना हमारा उद्देश्य नहीं, पूरी जानकारी पहुंचाना हमारा लक्ष्य है। आपका सपोर्ट हमारा संबल है। निरंतर सपोर्ट बनाए रखें। हम आप तक नियमित रूप से उपयोगी जानकारी आप तक पहुंचाते रहेंगे। अगले एपिसोड में फिर एक नई और उपयोगी जानकारी के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।